वीक टू क्या रहा आपका, ये सबसे पहला लेक्चर, फर्स्ट टेस्ट ऑफ जावा। इस लेक्चर में कुछ खास नहीं है, बस वही पुरानी चीजें हिस्टोरिकल टेक्स्ट के बारे में बात करी गई है, स्पेशली जावा से रिलेटेड। ठीक है, कि इसकी कैसे डेवलपमेंट हुई, कैसे क्या इसमें यूज करते हैं। तो बहुत कॉन्साइजली मैं इसको कवर करूंगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, अगर आप अपने क्विज वन के लहजे से भी देखो तो। ठीक है, सबसे पहला लेक्चर वीक टू का पहला। और ठीक है, और वीक वन में मैंने इतनी एक्सप्लेन में इतनी इन डेप्थ चीजें बता दी है ना, कि आगे जाके आपको बहुत इजी होगा। डेट्स वाई उस वीक को मैं उतना लंबा ले गया। इवन जो ऑफिशियल लेक्चर है उससे भी बड़े बड़े लेक्चर्स। गेटिंग स्टार्टेड। अब इस स्लाइड में ना कुछ खास नहीं है, वही घिसी पिटी चीजें जैसा कि मैंने अभी जस्ट बोला बताई गई है। कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी बर्नर डब्ल्यू कार्निगन के द्वारा, अगर मैं प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ तो एल्स पार्डन मी। और ये जो डैनिश साहब थे, इन्होंने क्या करा, कहने का मतलब, इनको लगा कि सिर्फ एक ही तरीका है कोई लैंग्वेज सीखने का, कि लैंग्वेज को आप लिखो तब आप लैंग्वेज सीखोगे। तो फर्स्ट प्रोग्राम जितनी भी फाइल्स होंगी ना, मतलब जितनी भी लैंग्वेज है, पाइथन ले लो, जेएस ले लो, जावा ले लो, सी ले लो, सब में हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट करते हैं मैक्सिमम। ठीक है, इजी। तो अब इस स्लाइड में बस यही बोला गया, आपको कुछ सीखना है तो प्रोग्राम लिख के सीखो। दैट्स वाई सारे के सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये टेक्स्ट सिमिलर से होते हैं, कि हेलो वर्ल्ड सब जगह ही आप मतलब इनिशियली यूज करते हो। और इसको कंपाइल करना, सक्सेसफुली लोड करना, ये सब जो है ना, और इसका आउटपुट कहाँ जा रहा है, ये सब ट्रैक करना, जब ये लैंग्वेज डेवलप हो रही थी, बिल्कुल माइन्यूट लेवल पे ये चीजें बताई गई हैं। तो वो सारी की सारी चीजें एक हर्डल की तरह काम कर रही थी, बहुत ज्यादा इजी था नहीं। बट लाइक जो भी मैकेनिकल डिटेल्स वगैरह थे वो कंपैरेटिवली इजी था। मतलब उसके अलावा जो भी चीजें थी वो कंपैरेटिवली इजी थी। और यहाँ वही चीज की पाइथन में आप कैसे लिखते हो, प्रिंट हेलो वर्ल्ड ऐसे लिखते हो। जावा में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन आप ऐसे लिखोगे। ठीक है, तो बस कुछ खास नहीं है। जावा में आप डायरेक्ट मेन ऐसे कॉल करते थे, आई एम से पाइथन में, जावा में क्या करोगे, आप सबसे पहले दोगे कि मॉडिफायर, कि पब्लिक है, प्राइवेट है, क्या है। ठीक है, तो वो आप दोगे। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि पब्लिक प्राइवेट में और भी जो भी चीजें हैं उन सब में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटीज है, किसको कहाँ यूज करना है। और स्टैटिक आप देते हो, स्टैटिक देने से क्या होता है कि इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ता, ये स्टैटिक आपको देना ही पड़ेगा। क्योंकि ये जो होता है ना जावा में, ये आपकी एंट्री पॉइंट होती है, मेन आपको लिखना ही पड़ता है। तो ये होती है जी आपकी एंट्री पॉइंट। तो यहाँ आपको लिखना होता है मेन, और मेन लिखते हो तब जावा समझ पाता है। और लाइक आपने मेन लिखा तो एक चीज गौर करो, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूँ, जावा में, जावा प्योरली उप्स ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें जो भी चीजें होंगी ना, लाइक पाइथन में आप क्या करते थे, डायरेक्ट कोड की जो फाइल है वो लिख, मतलब खोला उसमें कोड लिख दिया। बट यहाँ क्या होगा, लाइक प्रोवाइडेड, आई मीन से क्या था, पाइथन, हाँ जी। जावा में आपका क्या होता है, कि आपको हर चीज, लिटरली हर चीज, चाहे कुछ प्रिंट कर रहा हो या कोई भी हो, सबको आपको एक क्लास के अंदर लिखना होता है। ठीक है, अब आप इस क्लास को पब्लिक बनाना चाहते हो, प्राइवेट बनाना चाहते हो, मर्जी आपका है, जनरली पब्लिक ही रखते हैं। तो शायद प्राइवेट नहीं बनाते, खैर पब्लिक प्राइवेट का जो भी इशू है वो हम आगे देखेंगे। तो आप लिखोगे क्लास कीवर्ड, जैसा कि हम जैसे क्लास बनाते हैं, और क्लास का नेम क्या रहा, हेलो वर्ल्ड। कुछ भी आप नेम दे सकते हो। और नेम कुछ भी दे सकते हो, उसे मतलब क्या, देखो जो आपका फाइल होगा ना, जो आपका फाइल होगा, तो आप ये कोड देख रहे हो, मैं आपसे पूछूं बताओ ये कोड जिस फाइल में लिखा है उस फाइल का नेम क्या है। तो जो क्लास का ये होता है ना, यही उसका नेम होता है। उस फाइल का नेम आपका क्या होगा, हेलो वर्ल्ड डॉट जावा, कुछ ऐसा नाम रहा होगा। जो नाम आप उस फाइल का दोगे जिसमें आप जावा का कोड लिखने वाले हो, क्लास का भी वही नाम देना पड़ता है। तो ये सारी की सारी जावा के स्टैंडर्ड्स हैं कि ऐसा आपको करना ही करना है। तो आई होप समझ आई होंगी चीजें। और इस क्लास के अंदर, अब इसके अंदर आप कुछ भी लिखो, मतलब आपको जो भी लिखना है क्लास के अंदर ही लिखोगे, क्लास के बाहर कुछ नहीं चलने वाला, एरर देगा आपको। तो इसके अंदर ये आपका होता है एंट्री पॉइंट। मेन मेथड जो होता है वो आपका एंट्री पॉइंट होता है। तो ये आपका एंट्री पॉइंट होता है, तो इसका तो ऑब्जेक्ट आप बनाओगे नहीं, चूंकि आप जब कोड इसके अंदर एग्जीक्यूट कराओगे, कोई भी कोड, तो जावा खुद से उसको एग्जीक्यूट करा लेगा। हम ऑब्जेक्ट तो नहीं, ऐसा तो नहीं करने वाले ना, लिखो भाई न्यू मेन, ऐसा कुछ नहीं करना है जावा ने, वो डायरेक्ट एग्जीक्यूट कराएगा। इसीलिए हम इसको स्टैटिक बोल रहे हैं, कि भाई ये स्टैटिक है। जब भी आप स्टैटिक कीवर्ड देते हो, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, जब कभी भी आप दे दो किसी को स्टैटिक कीवर्ड, तो इसका सीधा सा यही मतलब है कि भाई बिना इसका ऑब्जेक्ट इंस्टेंस बनाए, न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट इंस्टेंस इनिशिएट किए बिना, आप इसको डायरेक्ट क्लास के नाम पे कॉल कर लो। तो स्टैटिक का यही काम है कि डायरेक्ट कॉल कर लो, कोई जरूरत नहीं ऑब्जेक्ट बनाने की, डायरेक्ट क्लास के नाम पे कॉल कर लो। तो हेलो वर्ल्ड डॉट मेन करेगा जावा, तो वो इसको कॉल कर लेगा, लाइक क्लास का नेम ये रहा, यहाँ पे डॉट मेन कर देगा तो कॉल हो जाएगा।
तो और फिर इसके अंदर आपको जो भी लिखना है लिखो। तो ऐसा ही होता है कि क्लास के अंदर चीजें होंगी, मेन मेथड होता है, और ये पब्लिक आपका क्या हो गया, ये पब्लिक प्राइवेट जो एक्सेस मॉडिफायर है, किसको एक्सेस देना है किसको नहीं। स्टैटिक आपका कीवर्ड क्यों यूज होता है, क्योंकि डायरेक्ट मतलब इंस्टेंट ऑब्जेक्ट बनाओगे डायरेक्ट आप उसको क्लास के नेम पे ही डायरेक्ट कॉल कर लो। तो आप स्टैटिक देते हो, यहाँ वॉइड दे रखा है, वॉइड का मतलब होता है ये रिटर्न टाइप दे रखा है। पब्लिक सबसे पहले क्या था, एक्सेस मॉडिफायर, फिर स्टैटिक कि आप कैसे उस ऑब्जेक्ट को यूज करना चाहते हो, उस मेथड को ऑब्जेक्ट पे या डायरेक्ट क्लास नेम पे। फिर आता है क्या, वॉइड। वॉइड क्या है जी, ये आपका रिटर्न टाइप है कि आप क्या रिटर्न करोगे। वॉइड कुछ नहीं रिटर्न कर रहे, जैसा कि आप देखो हम यहाँ बस प्रिंट कर रहे हैं तो कुछ रिटर्न नहीं कर रहे, तो आप डायरेक्ट वॉइड दोगे। जब भी आप कुछ रिटर्न करोगे, तो लाइक आप इंटीजर रिटर्न करते हो तो आपको यहाँ इंट देना पड़ता है, स्ट्रिंग रिटर्न करते हो तो स्ट्रिंग देना पड़ता, बुलियन करते हो तो देना पड़ता। फिर वही एंट्री पॉइंट जो आपका मेन होता है, यही मेन लिखना है आपने। और फिर यहाँ पैरामीटर्स आपके आ गए, तो फिर ये आपके यहाँ पे क्या आ गए, पैरामीटर्स। पैरामीटर्स में आपने क्या क्या दे दिया, एरे ऑफ स्ट्रिंग्स, ये स्ट्रिंग्स की एरे लूंगा मैं, और आर्ग्स आपने दे दिया। ये कुछ और भी दे सकते हो बट ये एज इट इज रहेगा, ठीक है जी। तो ये सारा का सारा फंडा है, कैसे क्या कोड काम करता है ये मैंने आपको बता दिया। और ये जो आपका हेलो वर्ल्ड वाला कॉन्सेप्ट था ना, आई होप आपको याद रहेगा, ये इन्होंने शुरू करा था, इन भाई साहब ने शुरू करा था। कैसे, ये जो ट्रेडिशन है, लाइक आप हर जगह हेलो वर्ल्ड देखते हो, तो ये क्या हुआ था, एक बुक के साथ स्टार्ट हुआ था ये ट्रेडिशन, हेलो वर्ल्ड लिखने वाला बुक इन लोगों ने लिखा था, ब्रेन और डैनिश ने ये बुक लिखा था। और ये और इन्हीं दोनों ने एक सी जो लैंग्वेज है ना आपकी, उसको इन्होंने क्रिएट करा था। तो अब तक समझ आ गया होगा, ये पब्लिक मॉडिफायर है, ये क्या है आपका ब्लूप्रिंट, ठीक है। जो क्लास होता है जावा में वो ब्लूप्रिंट होता है, और इसमें इसी में आप डाटा हो गया, आपका स्टेट हो गया, कोई एट्रीब्यूट डिफाइन करना है, कोई मेथड बनाना है, तो वो सब इसी के अंदर रहेगा। एज यू नो जावा क्या है, प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ठीक है। तो जो भी होंगी चीजें क्लास के अंदर ही होंगी। ऑल राइट। और आप बोल सकते हो कि हमें क्लास की जरूरत क्यों पड़ी, तो जैसा कि अभी मैंने बताया, तो वही सारी की सारी चीजें। और इसमें आप कुछ ऐसे प्रिंट करते हो, सिस्टम आउट प्रिंट एलन, अनलाइक पाइथन में आप क्या कर रहे थे, डायरेक्ट प्रिंट लिखो और उसको आपने क्या करा, प्रिंट कर दिया बहुत इजीली, ठीक है। और पब्लिक क्या होता है, एक्सेस मॉडिफायर आपका पब्लिक होता है। जनरली होता क्या है, देखो मैंने बोला एक्सेस मॉडिफायर मतलब क्या है कि इसको क्लास एक्सेस कर सकता है कहीं से भी, क्लास इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है। क्लास कैन एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है। मतलब क्लास नहीं एक्सेस कर सकता, सॉरी, यहाँ क्लास को एक्सेस किया जा सकता है कहीं से भी, आपने इंपोर्ट वगैरह भी कर लिया तो चीजें चल जाएंगी। अगर आपने सपोज कर लो पब्लिक डिक्लेयर नहीं करा, तो क्या होगा, आपने इसको डिक्लेयर नहीं करा है पब्लिक, फिर तो आप इस पर्टिकुलर क्लास को सिर्फ उसी पर्टिकुलर पैकेज में चला सकते हो, मतलब उसी पर्टिकुलर जो आपकी फाइल वगैरह होगी तो आप वहीं चला सकते हो। और ये मतलब काम कैसे करता है, देखो मैंने बताया था क्लास को किस में लोड कराते हैं, जेवीएम में लोड कराते हैं, ताकि वो चीजों को एग्जीक्यूट करे, ठीक है। तो लाइक जावा का जो रन टाइम है, जिसको आप क्या बोलते हो, जेवीएम बोलते हो, वो इस क्लास को एक्सेस करना चाहता है जब वो प्रोग्राम को रन करता है। जस्ट मैंने बताया था जेवीएम वगैरह में कि क्लास लोडर कैसे लोड करता है, तो उसी समय वो देखता है ये पब्लिक है क्या है, मैं इसको कैसे यूज कर सकता हूँ। तो यही सारा का सारा इसका फंडा था। जनरली क्या होता है कि जब भी आपको कोई मेथड कॉल करना हो ना, तो आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, बट अगर हमने उसे स्टैटिक दे दिया है, तो डायरेक्ट वो क्लास के नेम पे भी कॉल हो जाएगा। स्टैटिक का सीधा सा मतलब ये है कि लाइक दिस बिलोंग्स टू क्लास, तो अगर क्लास को बिलोंग कर रहा है तो कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत है नहीं, तो ऑब्जेक्ट बनाना नहीं पड़ेगा। और रिटर्न, ये वॉइड का मतलब तो मैंने समझा, ये आपका क्या, रिटर्न टाइप। मेन आपका यहाँ मेथड नेम है, ठीक है। जावा हमेशा जैसे ही कंपाइलर चला, जावा ढूंढेगा भाई मेन का है, मेन, क्योंकि इसके अंदर जो कोड है जावा उसी को एग्जीक्यूट करेगा जनरली, ठीक है। और तो कुछ ऐसा काम होता है इसमें कि मेन मेथड को जावा ढूंढा है, जैसे कि ये आपका प्रोग्राम शुरू हुआ है। और लाइक जो आपकी सी प्लस प्लस लैंग्वेज होती है, अभी तो पढ़ा नहीं है, उसमें होता है इंट मैन करके, तो उसके सिमिलर ही यहाँ पे भी वर्ड खोड़ा होता है जनरली। ये तो आपका पैरामीटर ऑफ लिस्ट था जो कि मैंने बताया। और ये क्या है, मतलब जो आप कमांड लाइन पर डालते हो ना, उससे एसोसिएटेड है, तो इसको हम आगे देखेंगे, इनपुट आउटपुट साइड लास्ट लेक्चर है उसमें। और एक चीज और बताना मैं भूल गया यहाँ पे, देखो पाइथन में आप क्या करते थे, पाइथन में आप इंडेंटेशन कैसे देते थे, एक दो तीन चार, कुछ चार स्पेसेस इसको दे दिया, फिर इसके अंदर जो आएगा चार, ये चार और स्पेसेस इसको दे देंगे, ऐसे ही होता था ना, फिर अंदर कोड लिखेंगे। बट यहाँ जावा में क्या होता है, आपको ये ब्लॉक देना पड़ता है, ये ब्लॉक, यही इंडेंटेशन है। इस ब्लॉक का मतलब है कि इस ब्लॉक के अंदर ये कोड लिखा है, इस ब्लॉक का मतलब है कि इस ब्लॉक के अंदर आपका ये कोड लिख रखा है यहाँ पे। तो ये कुछ ऐसे काम करता है यहाँ पे। और जिस किसी भी ब्लॉक को आपने खोला है, लाइक ऐसा, आपको क्लोज करना पड़ेगा, एल्स वो आपको एरर दे देगा। और लूप्स वगैरह में भी बहुत धड़ल्ले से इसका यूज होता है। और अब हम समझते हैं ये क्या है, सिस्टम आउट प्रिंट एलन, ये क्या है जी।
तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट डॉट एल एन, यहाँ पे देखो, अगर आपको याद हो जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो ना, तो आप उसको कैसे एक्सेस करते हो, उसके अंदर कोई मेथड है तो डॉट करके, लाइक ऑब्जेक्ट का जो भी नेम होगा, ऑब्जेक्ट का जो भी नेम है डॉट उस मेथड का नेम, आप उसको कॉल करते हो, ऐसा ही होता है ना। मेरे कहने का मतलब, सपोज कर लो आपने लिया कुछ ऐसा एनिमल, ठीक है, ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू एनिमल, ठीक है, कॉल करा, इसके अंदर कोई मेथड है बार्क करके, तो आप उसको कैसे एक्सेस करोगे, ओबीजे डॉट बार्क, कॉल करा लिया, ऐसे एक्सेस करते हैं। यहाँ पे भी वही हो रहा है, मोर और लेस हो क्या रहा है, यहाँ पे आपने दे रखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट दे रखा है, ठीक है। सिस्टम आपका क्या है, इंपॉर्टेंट कुछ बता रहा हूँ मैं। सिस्टम जो है ना आपका बिल्ट इन क्लास जावा में ऑलरेडी आपको मिलता है, क्लास है, लाइक कुछ ऐसा बनाया गया होगा, क्लास है सिस्टम, ठीक है, और लाइक कुछ ऐसा आपका बनाया गया होगा, तो वही जावा में क्लास सिस्टम। और ये मतलब ये आप यूज कैसे करते हो, तो इसको जनरली ये खुद ब खुद ही इंपोर्ट हो जाता है, कुछ खासा यूज नहीं करना। एक पैकेज होती है, जब आप जावा वगैरह इंस्टॉल करते हो, तो आपको वही जेडीके में सारी की सारी चीजें मिल जाती है, जावा डॉट लैंग करके। मैं फिर से लिखता हूँ, जावा डॉट लैंग करके एक पैकेज होती है, और ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाते हैं, जब आप कोड करोगे तो आप देख भी पाओगे। और ये क्या प्रोवाइड करता है, ये आपको मल्टीपल आई मीन टू से सिस्टम लेवल यूटिलिटीज प्रोवाइड करता है, मतलब तो मतलब जावा डॉट लेंथ था, इसमें क्या क्या होता है, सिस्टम डॉट आउट, फिर क्या होता है, एक होता है सिस्टम डॉट इन, एक होता है सिस्टम डॉट ई आर आर। तो सिस्टम डॉट आउट तो यहाँ आप यूज कर रहे हो, ठीक है, और सिस्टम डॉट आउट को आप यूज करते हो जब आपको कंसोल में, कंसोल जो आपका होता है ना, आई होप कंसोल का मतलब समझ रहे हो, जहाँ आउटपुट दिखता है, लाइक टर्मिनल समझ लो, तो वहां जब आपको कोई आउटपुट दिखाना होता है तो सिस्टम डॉट आउट का यूज करते हैं। जब आपको कोई इनपुट लेना होता है कीबोर्ड से, ठीक है, लाइक पाइथन में आप सीधे इनपुट वगैरह लिखते थे, बट यहाँ पे जब आपको इनपुट लेना होता है तो आप लिखते हो सिस्टम डॉट इन। जब आपको कोई एरर एज आउटपुट लेना होता है तो आप क्या लिखते हो, एरर एज आउटपुट के लिए सिस्टम डॉट एरर। तो ये तीन चीजें होती है जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर, आपको ये सारी की सारी चीजें मिलती है, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा कैसे क्या हो रहा है यहाँ पे, सिस्टम क्या है और फिर ये आउट क्या है आपका। तो ये जो आउट है ना, ये स्टैटिक फील्ड है, स्टैटिक फील्ड है, मतलब देखो ये एक वेरिएबल है, कुछ खास नहीं, सिस्टम क्लास है, उसके अंदर एक स्टैटिक वेरिएबल लिखा गया है, ठीक है, और कुछ नहीं। और ये रिप्रेजेंट करता है स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम को, देखो जनरली क्या होता है, यूजुअली आपके स्क्रीन को रिप्रेजेंट करता है सिस्टम डॉट आउट, और कोई खास बात इसमें है नहीं। ये ऑब्जेक्ट है प्रिंट स्ट्रीम का, प्रिंट स्ट्रीम वगैरह क्या है, ये हम मोस्ट प्रोबेबली आगे देखेंगे, ठीक है, प्रिंट स्ट्रीम को डिटेल में। और फिर सिस्टम डॉट आउट समझ आएगा। अब ये प्रिंट एलन क्या है, देखो प्रिंट एलन जो है ना आपका, ये मेथड है प्रिंट स्ट्रीम क्लास का, ये ऑब्जेक्ट है सिस्टम डॉट आउट प्रिंट स्ट्रीम क्लास का, लाइक जावा डॉट फ्लैंग पैकेज वगैरह को जो आपने इंपोर्ट करा था, ठीक है। और प्रिंट एलन का क्या काम है, जैसा कि मैंने बताया मेथड है, और इसका काम है टेक्स्ट को प्रिंट कर देना और न्यू लाइन ऐड करना, मतलब ये एक लाइन इसको प्रिंट करेगा और न्यू लाइन ऐड कर देगा, फिर जो आप लिखोगे वो न्यू लाइन में ऐड होगा। तो यही सारी की सारी चीजें थी, आप इसकी यूसेज वगैरह बोल लो। प्रिंट भी इसमें होता है, देखो इसमें डायरेक्ट एक ऐसा भी प्रिंट एलन आपने दिया ना, इंस्टेंट प्रिंट एलन आप यहाँ पे डायरेक्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट भी दे सकते थे, वो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है उसमें। बट उसमें क्या होगा कि उसमें कोई न्यू लाइन ऐड नहीं होगी, आप जो जो चीजें लिखते जाओगे सारी की सारी एक ही लाइन में शिफ्ट होती जाती है। तो बस यही था जो भी था इससे जुड़ा हुआ, हेलो वर्ल्ड तो आपको पता ही है। और जब कभी भी आप किसी कोड को एंड करते हो, मतलब उसका काम हो गया उस पर्टिकुलर लाइन का, तो ये आप यहाँ पे सेमी कॉलन देते हो, ये जावा को बताता है कि सेमी कॉलन है तो आप इसको एंड करो। अनलाइक पाइथन, पाइथन में क्या हो रहा था, आप इंडेंटेशन वगैरह को ब्रेक कर देते थे, इंडेंटेशन डिफाइनिंग जो ब्लॉक था जहाँ पे लाइन ब्रेक होता था, तो उससे समझ आता था, बट यहाँ पे आपको ये सेमी कॉलन देना होगा, और इसमें बहुत ज्यादा एरर आता है, कई बार आप देना भूल जाते हो। तो अगर आपको इतनी चीजें समझ आ गई, सिस्टम के आउट का है, जावा डॉट लैंग पैकेज में क्लास है सिस्टम, उसको हम इंपोर्ट करते हैं, उसमें आउट इन एरर मिलता है, आउट का कब यूज करते हैं, जब स्क्रीन पे कुछ दिखाना हो। ये सब प्रिंट स्ट्रीम क्लासेस की चीजें, वो हम इनपुट आउटपुट वाले में देखेंगे, दैट्स व्हाई मैंने बहुत डिटेल में कवर नहीं करा। डॉट प्रिंट एलन क्या है, तो मैंने बताया सिर्फ प्रिंट भी ले सकते थे, तो इतना आप अगर समझ गए तो ये लेक्चर ऑलमोस्ट एंड हो चुका है। तो अब चलते हैं आगे। अब वही वाई सो कॉम्प्लिकेटेड, वही सारी की सारी चीजें जो भी मैंने आपको बता दी, तो इन सबको आप डायरेक्टली करो स्किप। स्टैटिक का क्या काम है मैंने बता दिया, इंडिपेंडेंट कॉल कर लो आप इसको विद इंस्टेंट क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट। वाई सो कॉम्प्लिकेटेड, वही सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे बताई गई हैं, और कुछ खास नहीं, जो भी मैंने आपको बता दिया है। और अब आती है सेकंड आपकी, क्या, बेसिक डाटा टाइप्स इन जावा। बेसिक डाटा टाइप्स इन जावा, ठीक है, तो देखेंगे बेसिक डाटा टाइप्स आपके क्या क्या हैं, तो फिर देखते हैं। तो डाटा टाइप्स दो सेक्टर में इसको डिवाइड करा जाता है, एक होती है आपकी प्राइमरी,
और लाइक दूसरी आपकी क्या होती है, जो यूजर डिफाइंड आपकी होती है वो। ठीक है। प्राइमरी में क्या होता है, प्राइमरी जो है आपकी वो क्या है, प्रिमिटिव बोल लो इसको, और इसको यूजर डिफाइंड जो आप डिफाइन करते हो नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में क्या क्या होती है, न्यूमरिक, नॉन न्यूमरिक। और ये सारी चीजें याद करने की जरूरत नहीं है कि न्यूमरिक है, नॉन न्यूमरिक है, उसके क्या सब टाइप्स है। देखते देखते खुद ब खुद चीजें याद हो जाती हैं, और ये तो समझने की चीजें हैं, तो मतलब इसको रट्टा नहीं मारना। खैर, न्यूमरिक में क्या क्या आता है आपका, इंटीग्रिक, ठीक है, वही इंटीजर वगैरह से जुड़ा, लाइक बाइट हो गया। ये सारी डाटा टाइप्स हैं आप जो मैं बता रहा हूँ, बाइट, ठीक है, इसकी साइज होती है 1 बाइट की। ठीक है, मतलब 8 बिट्स, आपको पता है 1 बाइट्स में कितने बिट्स, तो 8 बिट्स। तो इसकी साइज कितनी हो गई, 8 बिट्स की, इसकी साइज 16 बिट्स की। ठीक है जी, और इसकी साइज 32 बिट्स की, और इसकी साइज आपकी 64 बिट्स की लॉन्ग की। ठीक है, तो ये याद रखना आप, इंपॉर्टेंट है, मैं लिख देता हूँ, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स। ठीक है, खैर। तो फिर क्या क्या हो गया आपका, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ये सारी डेटा टाइप्स हैं। डेसिमल वाली वैल्यू को जब आपको लिखना होता है तो किसमें लिखते हो, फ्लोट, डबल। ठीक है, फ्लोट सिर्फ 4 बाइट्स का होता है, ठीक है, लाइक 32 बिट्स का। डबल आपका इससे ज्यादा डाटा अपने अंदर कंटेन कर सकता है, दैट्स व्हाई इसकी साइज भी बड़ी है। नॉन नॉन न्यूमरिक में आता है आपका कैर, जिसमें आप कैरेक्टर लिखते हो। बुलियन में आपका क्या आता है, लाइक जो भी आप बिट्स वगैरह देते हो, और ये आप डिफाइन करते हो क्लास, ये सारी की सारी डाटा टाइप्स ही हैं। इंटरफेस, एरेज, स्ट्रिंग्स, कुछ ऐसा। और अब बात करते हैं इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, तो बाइट की डिफॉल्ट वैल्यू 0, शॉर्ट की 0, इंट की 0, लॉन्ग की डिफॉल्ट वैल्यू ये होती है 0L। और जो आप इसको डिफाइन करते हो ना, इंपॉर्टेंट है, डेसिमल टाइप जो भी है, लॉन्ग और फ्लोट को, सॉरी सॉरी, फ्लोट और लाइक लॉन्ग को, जब आप इसको डिफाइन करते हो, फ्लोट, लॉन्ग और डबल तीनों को जब आप डिफाइन करते हो, तो एट लास्ट आपको एफ लिखना होता है उसमें। डेट्स यहाँ पे लॉन्ग में आपको एल लिखना होता है, डेट्स यहाँ पे लॉन्ग में क्या लिखा है, 0L लिखा है। फ्लोट में क्या लिखा है, डेसिमल और फिर पॉइंट एफ आपका लिख रखा है। डबल में ये डी यहाँ पे लिख रखा है, कैर तो ऐसा कुछ दे रखा है आपका डिफॉल्ट वैल्यू। बुलियन डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट फॉल्स होती है। तो आप वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हो, देखो वेरिएबल को डिक्लेयर करना और वेरिएबल को इनिशियलाइज करना, दोनों दो चीजें हैं। डिक्लेरेशन में आप क्या करते हो, आप डाटा टाइप देते हो, लाइक मैंने बोला डाटा टाइप इंट, और इस वेरिएबल का नेम मैं बोल देता हूँ रोल नंबर। ठीक है, रोल अंडर स्कोर नंबर। मैंने सिर्फ इतने पे छोड़ दिया, सेमीकॉलन यहाँ लगा दिया मैंने, हर बार सेमीकॉलन जरूर लगाना आप। सेमीकॉलन लगा दिया, तो लगाने के बाद क्या हुआ, मैंने सिर्फ डिक्लेयर करा है। इनिशियलाइज करने में क्या आप लिखते हो, इंट रोल वगैरह जो भी था इक्वल टू, जो भी आप वैल्यू दोगे, डायरेक्ट आपने यहाँ पे वैल्यू दे दिया, और ये सेमी कॉलन लगा दिया आपने। तो आई होप समझ आ गया होगा वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन के बीच में फर्क क्या है आपका। और अगर आप इसको बिल्कुल इन डेप्थ में जानना पढ़ना चाहते हो, तो आप यूज, तो ये रहा आपका क्या, W3 स्कूल, जस्ट वेट। हाँ, ये रहा आपका क्या, W3 स्कूल। और ये वेबसाइट है, आई होप आपको पता होगी, लाइक W3 स्कूल जो है आपकी। तो आप यहाँ पे आ सकते हो बहुत इजीली। और यहाँ पे देखो, अगर आपको अभी जावा प्रैक्टिस करनी है, कैसे करोगे, जेडीके इंस्टॉल करो। ठीक है, उसके बाद लाइक आपको करना होगा उसकी जो आईडी या इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, या फिर इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट एनवायरनमेंट भी बोलते हैं, या तो आप वीएस कोड में भी कर सकते हो, बट जनरली लोग इंटेलिजे आइडिया को प्रेफर करते हैं। जैसे देखो वीएस कोड है, वैसे इंटेलिजे आइडिया होती है। आप लाइक बिगनर हो तो आप यूज कर सकते हो वीएस कोड को, कोई इशू है नहीं। बट आप उतना कुछ नहीं करना चाहते, ठीक है, तो आप डायरेक्ट W3 स्कूल पे आओ, और यहाँ पे जावा की हर चीज दे रखी है, लिटरली हर चीज आप इसको बोल सकते हो। जावा के जो भी मेथड्स हैं, इनपुट आउटपुट स्ट्रिंग है। तो जैसा कि मैं जावा के कमेंट्स क्या होता है यहाँ जाना चाहता हूँ, तो देखो जावा का जो कमेंट होता है, कैसे कमेंट हम उसमें करते हैं, ऐसे डबल स्लैश लगा के। ठीक है जी, तो वो सारी की सारी चीजें आपके यहाँ पे दे रखी है। मल्टीपल लाइन कमेंट कैसे करते हैं, ये आपका स्लैश और ये जो आपका स्टार है, मतलब कई लाइन को आपको कमेंट करना है, तो आप ऐसे करते हो। वेरिएबल्स इसमें क्या होते हैं, जावा में वेरिएबल्स स्ट्रिंग, इंट, फ्लोट, बुलियन, हाँ बिल्कुल डेप्थ में इसमें नहीं बताया गया, ऊपर ऊपर से इंट्रो लेने के लिए बहुत बेहतर है ये, तो आप इसका यूज बेझिझक करो, कोई सुनिए। जैसे आपको स्ट्रिंग डिफाइन करना होता है, यहाँ पे आप टेस्ट योर सेल्फ में आप जाओगे ना, लाइक टेस्ट योर सेल्फ को आप क्लिक करोगे, तो क्लिक करने से क्या होगा कि आप इस कोड को रन भी कर पाओगे। ये सब बेसिक आई मीन से चीजें हैं, डेट्स मैं इसको और एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो देखो, आपको डिफाइन करना था ये स्ट्रिंग, तो आपने क्या करा, आपने लिखा स्ट्रिंग, जो भी डाटा टाइप्स होगी वो, उस पर्टिकुलर वेरिएबल का नेम, और वहां आपने क्या दे दिया, उसकी वैल्यू जॉन। और जब प्रिंट करनी होती है तो क्या लिखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और ये जो दे रखा है वो आपका। ठीक है जी। और इंट डिफाइन करना होता है तो इंट ऐसे देते हैं आप। यहाँ देखो, यहाँ अलग अलग है, यहाँ पे डिक्लेयर अलग किया गया है, और बाद में उसको इनिशियलाइज करा गया। आपने सिर्फ लिखा इंट, और वेरिएबल का नेम जो दे रखा है वो फिर आपने उसको यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया। तो इसी तरह से बाकी जो भी चीजें दे रखी हैं, ये सब काम करती हैं यहाँ पे। प्रिंट वेरिएबल्स के ऊपर आओगे तो ये कैसे क्या हो रहा है, तो बस वही प्रिंट वगैरह के सब्जेक्ट में आप जोड़ तोड़ करके
जैसे दो स्ट्रिंग को यहाँ प्लस करके यहाँ पे प्रिंट करा के देखा गया है, तो वही सारी की सारी चीजें, कुछ खास नहीं। फिर डाटा टाइप्स पे आते हैं, तो ये सारी की सारी डाटा टाइप्स जनरली रही। ठीक है, आप इसको ऐसे एम से डिफाइन करते हो। जब आपको लिखना होता है इंटीजर आपको डिफाइन करना है, तो आप लिखोगे इंट, और जो भी आप नेम देना चाहते हो वो इक्वल टू 5, 10, 11, 100, 500 जो भी है वो आप देते हो यहाँ पे। ठीक है, कुछ ऐसा। फ्लोट लिखना होता है तो बस स्मॉल में आपने लिखा फ्लोट और उसका नेम और जो वैल्यू देनी थी, जैसे मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट देखो डेसिमल की सारी वैल्यू या तो फ्लोट या तो डबल में देना, छोटा है तो फ्लोट प्रेफर करो, बड़ी वैल्यू है तो डेसिमल प्रेफर करो आप। आपने दिया 5.99, और जब भी आप फ्लोट लिखो, लॉन्ग लिखो, डबल लिखो, तो लास्ट में फ्लोट लिख रहे हो तो लास्ट में एफ लगाना, डबल लिख रहे हो तो डी, और लाइक लॉन्ग लिख रहे हो तो एल लगाना जरूरी होता है। जैसे यहाँ पे एल, सॉरी सॉरी, एफ लगा दिया गया है। कैरेक्टर डिफाइन करना है, कोई सिंगल कैरेक्टर, तो आप लिखोगे कैर। ठीक है, और उसका जो भी नेम होगा वो, और आप उसको डिफाइन करोगे बूलियन स्ट्रिंग। अब वही सारी की सारी चीजें, और यहाँ पे जो भी है बहुत थोड़ी बहुत यहाँ पे दी गई है। नंबर्स, नंबर्स के केस में क्या क्या होता है आपका, बाइट। बाइट का मैंने बता दिया, बाइट क्या है, देखो यहाँ भी लिख रखा है, बाइट डाटा टाइप कैन स्टोर होल नंबर। होल नंबर को स्टोर करता है कहाँ से कहाँ तक, तो -128 से लेके 127 तक। इसके बाद आप कुछ दोगे तो ये एरर दे देगा। 129 आपने दिया तो ये एरर दे देंगे भाई। ठीक है, तो वो मत देना आप, तो इंस्टेड आप इंट यूज कर लेना वहां पे। तो ये बाइट का यूज रहा आपका। शॉर्ट का क्या यूज होता है, तो ये 32,768 माइनस में, -32,768 से लेके 32,767 तक आप जो भी वैल्यू दोगे ये दिखा देगा, 5,000, 10,000, कुछ भी। बट यहाँ पे आपने सपोज करो 40,000 वैल्यू दे दिया, तो ये नहीं दिखाने वाला। शॉर्ट बस इतनी रेंज की वैल्यू को स्टोर करने के लिए है। ठीक है, जैसे यहाँ 5,000 करा गया। इंट का क्या केस है भाई, मैं तो इसको काउंट नहीं कराया अभी, देख लेना। तो इंट में यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू को आप बहुत इजीली स्टोर कर सकते हो। लॉन्ग तो भाई इससे भी बड़ा है, इसमें आप इतनी वैल्यू को स्टोर कर सकते हो यहाँ पे। देखो ये, तो यही सारी की सारी चीजें। पॉइंट, फ्लोटिंग पॉइंट टाइप, तो फ्लोट वगैरह दे रखा है आपका। और डबल किसके लिए यूज होता है, जब थोड़ा बड़ा हो। तो वही सारी की सारी चीजें थी, कुछ कुछ खास नहीं था। बुलियंस के केस में वही, बुलियन ट्रू है, फॉल्स है, आप जो भी देना चाहो। कैरेक्टर के केस में क्या क्या होता है, कैरेक्टर आपका क्या है, कैर लिखा आपने ये, B A B, इसके अंदर आप न्यूमेरिकल्स भी लिख सकते हो। ठीक है, लाइक 65 दे दिया है यहाँ पे, तो वही सर जब आपको सिंगल कैरेक्टर वगैरह लिखना होता है। तो यही सारी की सारी चीजें थी जो भी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा है। तो W3 स्कूल पे जाओ और प्रैक्टिस करो, ज्यादा बेहतर आपको चीजें समझ आएंगी, क्योंकि आप खुद से कर सकते हो वहाँ पे। टेस्ट योर सेल्फ करोगे तो एक कंपाइलर आपका खुल जाने वाला है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ आपको, जैसा कि मैं करता हूँ इसको। लाइक यहाँ पे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स में मैं जाता हूँ, इसमें कई सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। मैं इसको चलाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आप डायरेक्ट क्लिक करना, मैं लिंक कॉपी कर देता, आप डायरेक्ट करना, तो ये आपका यहाँ खुल जाएगा। इसके अंदर क्या क्या है, देखो पब्लिक क्लास मेन मैंने बताया है। देखो यहाँ क्लास का नेम मेन है। अगर क्लास का नेम मेन है तो जो आपकी वो होगी ना, जिस फाइल में कोड लिखा जा रहा है, वो उसका नेम क्या होगा, उसका नेम होगा यही, लाइक मेन डॉट जावा। ठीक है, वही इसका नेम होगा, स्मॉल कैपिटल स्मॉल में ही समझना। तो मेन डॉट जावा इसका नेम होगा, इसीलिए क्लास का नेम और जो फाइल का नेम है वो सेम होना चाहिए। उसके बाद मेन मेथड आपने इसके अंदर बताया, मैंने बता ही दिया आपको, पब्लिक क्या है, स्टैटिक क्या है, और ये आर्गुमेंट क्या है, और ये टाइप्स जो भी यहाँ पे डिफाइन करे हैं आपने। ठीक है, और सबको आप यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हो, तो कुछ ऐसे सारी की सारी काम यहाँ पे हो रही होती। तो अब तक मैंने जो भी बताया ना, उसी को आगे एक्सप्लेन इसमें करा गया है। अब स्केलर टाइप्स इसने यहाँ पे बोल दिया है, तो वही सारी की सारी चीजें। और साइज जो बिट्स में होती है मैंने तो आपको बता ही दिया है, कुछ खास नहीं। साइज ऑफ इस टाइप इज फिक्स बाय, किसने फिक्स करा है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो जेवीएम ने करा है, जावा वर्चुअल मशीन ने करा है। ठीक है जी। और डिक्लेयर कैसे करते हैं, इनिशियलाइज कैसे करते हैं, मैंने बता ही रखा है। उसके बाद एरिथमेटिक के सब्जेक्ट में आपका यहाँ पे डिस्कस करा गया है, तो एरिथमेटिक, तो एरिथमेटिक का तो आपको पता ही है कैसे क्या यहाँ पे हो रहा होता है। अगर आपने इक्वल टू दिया, मतलब क्या है कि आप कोई वैल्यू असाइन कर रहे हो, आपने प्लस इक्वल टू दिया मतलब प्लस कर रहे हो, जैसे सी प्लस इक्वल टू ए है, मतलब इसका क्या है, सी इक्वल टू सी प्लस ए। ठीक है, सी माइनस इक्वल टू है तो इसका मतलब क्या है, सी इक्वल टू सी माइनस ए। ठीक है, और ये स्टार और ये इक्वल टू है तो इसका मतलब क्या है, आ, बेटा सी इक्वल टू ये जो मल्टीप्लाई आप करते हो सी इंटू ए। तो कुछ यही सारी की सारी चीजें, और आपने पाइथन पढ़ा है तो आपको पता ही होगा इसका इसका, और मैंने यहाँ लिख भी रखा है, तो आप इन सारी की सारी चीजों को यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, और ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ, लाइक ये तो आपकी ये यूनिटी ऑपरेटर हो गई, ये एरिथमेटिक वगैरह जो भी है। ठीक है, एरिथमेटिक ऐड सब्ट्रैक्ट ऐसा कुछ, ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे आप बिट वाइज वगैरह को भी बिल्कुल इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, बट बाकी जो है इसको भी, शिफ्टिंग वगैरह को भी आप इग्नोर करो। ठीक है,
बट जो बाकी चीजें हैं लॉजिकल एंड और ये याद रखना कि इसकी एसोसिएटिविटी कैसे होती है। मतलब आपने कई सारे लिख रखे हैं, बहुत लंबा इक्वेशन है, उसमें प्लस भी हो रहा है, डिवाइड भी हो रहा है, परसेंटेज भी आ रहा है, जी एंड भी यूज हो रहा है, ऑड भी यूज हो रहा है, तो एग्जीक्यूट कैसे होता है। तो देखो यूनिटी ऑपरेटर जो है ना, प्लस ये जो आपका दे रखा है, ये राइट टू लेफ्ट एग्जीक्यूट होता है, इधर से इधर एग्जीक्यूट होगा। और जो ये आपका है एरिथमेटिक, ये लेफ्ट टू राइट होता है, ये अप्रोक्स सारे के सारे लेफ्ट टू राइट ही एग्जीक्यूट होते हैं। सिर्फ एक कंडीशनल ऑपरेटर होता है, वो राइट टू लेफ्ट होता है, तो सिर्फ दो ही राइट से लेफ्ट होते हैं। एक तो आपका कंडीशनल हो गया, दूसरा आपका यूनरी हो गया, ठीक है। तो कुछ ऐसा होता है आपका कि कौन कैसे एग्जीक्यूट होगा, आगे जब मैं एग्जांपल देखूंगा तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती हैं, तो फिर इसको इग्नोर करना एडवाइस को फिलहाल के लिए। तो ये सारी बेसिक थी जो मैंने आपको बताई। जावा टाइप कास्टिंग क्या होती है, देखो टाइप कास्टिंग का सीधा मतलब है टाइप को चेंज कर रहे हो आप। इसमें दो चीजें होती है, एक होती है नैरोइंग, ठीक है, ये आप एक्सप्लिसिटली करते हो, ठीक है, खुद से, ठीक है। एक होती है वाइडनिंग। तो कास्टिंग दो टाइप के हैं, एक नैरोइंग एक वाइडनिंग, एक वाइडनिंग एक नैरोइंग है। वाइडनिंग खुद ब खुद हो जाती है, कैसे होती है। तो देखो आपका बाइट का कोई चीज है, बाइट में कहाँ से कहाँ तक आता है, -128 से 127 तक, आपने उसे शॉर्ट्स में लिखा, तो वो तो ऑलरेडी उसमें एडेप्ट कर लेगा ना, क्योंकि शॉर्ट जो है इसकी जो कैपेसिटी है वो ज्यादा है, ठीक है, इंट की इससे ज्यादा है, लॉन्ग की इससे ज्यादा, फ्लोट की, और एट लास्ट डबल आ गया, डबल की सबसे ज्यादा। तो ये खुद ब खुद वाइडनिंग हो जाती है ऑटोमेटिक, आपको कुछ नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका हो जाता है। जब कभी भी आप ऑपरेशन वगैरह करोगे, आपने एक बाइट को जोड़ा, उसके साथ लाइक आपने एक शॉर्ट को जोड़ा, तो वो शॉर्ट बन जाएगा, ठीक है। नैरोइंग एक्सप्लिसिटली होती है, ये आपको खुद को करना होता है, इसमें आप चीजें लूज भी कर सकते हो। इसमें आप उल्टा करते हो, डबल को फ्लोट में, मतलब देखो यहाँ क्या हो रहा था, जो छोटा है ना, मतलब छोटा मतलब जिसकी कैपेसिटी कम है, उसको आप किस में चेंज कर रहे थे, बड़े वाले में, जैसे आपने ऐड करा डिवाइड करा तो उसके समय जो चेंज होता है वो। और एक्सप्लिसिटली यहाँ क्या हुआ कि बड़े को आप छोटे में चेंज कर रहे हो, डबल को फ्लोट में, फ्लोट को लॉन्ग में, इंट को शॉर्ट में, शॉर्ट को बाइट में आप चेंज कर रहे हो यहाँ पे। तो इसमें थोड़ी सी वैल्यू लूज हो जाती है आपकी, ठीक है, क्योंकि इसकी जो पावर थी वो क्या थी, 3000 समथिंग था ना इसका, या फिर कुछ और था, मैं भूल गया इसका। और बाइट का कम था, तो देखो बाइट का क्या था, -128 टू 127 या 128 जो भी था, इसका समथिंग 32,000 कुछ होगा, ठीक है, 768 शायद 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 कुछ ऐसा ही था। तो फिर ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, जब आप इसको इसमें चेंज करोगे तो इसकी तो क्षमता कम है, ये सिर्फ इतनी वैल्यू ले सकता है, तो यहाँ वैल्यू लूज भी हो जाती है जब हम नैरोइंग के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। तो डाटा टाइप्स इन जावा वही चीजों को समझाया गया है, यहाँ पे मैंने दे रखा है कि बाइट की साइज 1 बाइट की है, शॉर्ट की 2 की, जो भी जिसकी साइज है मैंने लिख रखा है। बूलियन सिर्फ 1 बिट का होता है, बूलियन सिर्फ 1 बिट का होता है, ट्रू या फॉल्स। डिफॉल्ट वैल्यू मैंने यहाँ दे रखी है ऊपर, तो मैंने एक्सप्लेन करा अभी। इसकी रेंज देखो कितनी थी, बाइट की 128 से 127, -128 से इसकी -32,000 जो भी दे रखा है वहां से यहाँ तक। तो जब आप इसको इंट को शॉर्ट में चेंज करोगे तो वैल्यू तो लूज होने का चांस रहेगा ही ना, बड़े को छोटे में कर रहे हो तो। ठीक है, तो यही सारी की सारी चीजें थी जो भी मैंने आपको बताई। यहाँ जावा टाइप कास्टिंग जो भी मैंने ऊपर बताया, लाइक टाइप कास्टिंग दो टाइप की होती है, वही चीजें। देखो कॉम्पेटेबल डाटा टाइप्स कौन कौन सी है, देखो कॉम्पेटेबल डाटा टाइप्स लाइक आपने बाइट को कैरेक्टर में चेंज करा चलेगा, शॉर्ट में करा चेंज करेगा इंट में। इनकॉम्पेटेबल कौन सा है, बाइट को आपने बुलियन में चेंज करा तो वो इनकॉम्पेटेबल है। कैर को आपने बाइट में करा, ठीक है, फिर से कैर में शॉर्ट में, ठीक है, शॉर्ट को आपने फ्लोट डबल में करा, तो यही सारी की सारी चीज, वन टाइप एक टाइप को दूसरे में चेंज करना। आप क्या करना है, फिर से W3 स्कूल पे हम जाएंगे जैसा कि हम यहाँ पे हैं, और यहाँ पे भी टाइप कास्टिंग का कॉन्सेप्ट है और कई सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं, तो आप यहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो जो भी मैंने बताया था, वाइडनिंग क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली होती है। कन्वर्ट स्मॉलर टाइप इनटू लार्जर टाइप साइज। नैरोइंग कास्टिंग क्या होता है, मैनुअली होता है, हमें खुद से करनी है, ये एक्सप्लिसिट, दैट्स व्हाई हमने इसे बोला था। कन्वर्टिंग लार्ज टाइप इनटू स्मॉलर टाइप्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपने क्या लिखा था, एक क्लास है आपका, आपने क्या लिखा था, इंट माई इंट, नेम दिया 9, और उसके बाद आपने क्या करा, इसको डबल के अंदर असाइन कर दिया माई इंट को, ये तो इंटीजर टाइप था ना, इसको आपने डबल के अंदर डाल दिया, चलेगा, कोई इशू नहीं है, ये ऑटोमेटिकली बोलेगा अच्छा ऐसा है, मतलब इंट इंट की तो पावर कम है, मैं उससे बड़ा डब्बा हूँ तो मेरे अंदर आ जाएगा इंट, चलेगा, ये चलेगा, कोई इशू है ही नहीं यहाँ पे। तो यहाँ देखो ऑटोमेटिकली टाइप चेंज हो चुका है, आप जब इसका टाइप चेक करोगे ना तो वो आपको डबल ही दिखाएगा, ऑटोमेटिक कास्टिंग हो गया इंट का डबल में। और एग्जांपल देखते हैं, देखो वाइडनिंग कास्टिंग समझिए या फिर ऑटोमेटिक। अब नैरोइंग समझते हैं, नैरोइंग का क्या चांस है, देखो यहाँ पे डबल आपने लिख रखा है, और डबल आपने कुछ डिफाइन करा 9.78, और आपको पता है जब भी हम डबल फ्लोट लॉन्ग वगैरह देते हैं
तो लास्ट में देते हैं डबल के लिए डी, फ्लोट के लिए एफ, लॉन्ग के लिए एल। तो यहाँ डबल है तो हमने दिया डी। और फिर हमें इसको किस में कन्वर्ट करना था जी, इंटीजर में करना था। तो हमने इंट माई इंट करके एक वेरिएबल डिफाइन करा और यहाँ माई डबल लिखा। और यहाँ पे टाइप कास्टिंग नैरोइंग जब भी आप करोगे, नैरोइंग कास्टिंग जब भी करोगे एक्सप्लिसिटली, तो आपको यहाँ देना होगा इस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर में कि यहाँ पे आप क्या दे रहे हो, उसकी टाइप क्या है। तो मैंने यहाँ इंट लिख दी। तो अब ये देखो, अब तक क्या था, ये जो आपका डबल था ना, ये जो डबल था आपका, इसकी टाइप डबल थी। यहाँ पे हमने इसको इंटीजर में असाइन कर रहे हैं। तो डायरेक्टली तो असाइन कर नहीं सकते क्योंकि डबल बहुत बड़ा बॉक्स है उस, और इंटीजर छोटा बॉक्स है। तो बड़े बॉक्स को छोटे बॉक्स में डालोगे, हो नहीं सकता ये। तो हमने क्या करा, बड़े बॉक्स को पहले छोटा बनाने के लिए हमने उसके यहाँ पे टाइप कास्टिंग कर दी। मैनुअली आप ऐसा ही करते हो, यहाँ आपने इंट दिया, फ्लोट में करना होता है, कैरेक्टर में करना होता है तो कैर देते, तो ऐसे ही होता। अब इसके अंदर जो चीज आएंगी, ये डबल का डाटा था बट यहाँ के ये इंट बन चुका है। देखो, आपने माई डबल को प्रिंट करा तो क्या आया, 9.78, चूंकि डबल का डाटा था। फिर आपने उसको इंटीजर में चेंज करा मैनुअली, ऐसे इंट देके उस वैल्यू के सामने में जिसको चेंज करना है, तो वो चेंज हो जाता है। तो फिर आपने माई इंट को प्रिंट करा तो क्या आया, सिर्फ और सिर्फ 9 आया। सिर्फ इंटीजर लिया उसने, डेसिमल वैल्यू उसने लूज कर दी, हटा दी उसने डेसिमल वैल्यू। दैट्स वाई मैंने बोला था ये जो आपकी वाइडनिंग होती है ना, ये सॉरी नैरोइंग, जो एक्सप्लिसिटली जिसको आप करते हो वो थोड़ी सी लूज ही होती है। 9.78 से आपको क्या मिला, 9 मिला। और भी अब रियल लाइफ एग्जांपल्स वगैरह दे रखे हैं तो आप चेक करते रहना, इन सबको काफी है। तो अब क्या है यहाँ पे आपका, अब क्या है यहाँ पे आपका, वही ऑपरेटर्स, शॉर्टकट्स, टाइप कास्टिंग जो कि मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया। अरिथमेटिक ये रहा आपका, इसका क्या यूज है, इसका ये सब तो आपको पता ही है। फ्लोट को आप डिवाइड कर रहे हो। और इसके ऊपर जब ये वीक खत्म होगा तो मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, कुछ एक्टिविटीज हैं, क्विजेज हैं, तो आपको बेहतर समझ आएगा। और इसमें जो एरर आती है आप वो भी समझ पाओगे, इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है, कौन लेफ्ट से राइट काम करता है, कौन राइट से लेफ्ट काम करता है, सब मैंने यहाँ दे रखा है। ठीक है, कौन क्या कैसे काम कर रहा है, राइट से लेफ्ट वगैरह, तो ये सब आप देख लेना, इंपॉर्टेंट है थोड़ा। और बता ही दिया तो मैं आगे बढ़ता हूँ। एस्ट्रिंग, एस्ट्रिंग का क्या मतलब है, आप इसको कैसे डिफाइन करते हो, आप लिखते हो एस्ट्रिंग और उसका नेम जो भी देना चाहते हो, और उस एस्ट्रिंग को आपने डिफाइन करा। और ये एसटीआर क्या है, एक एस्ट्रिंग ऑब्जेक्ट आपका ये है, ये एस्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है। ठीक है, वेरिएबल से कंफ्यूज मत करना। और फिर देखो यहाँ पे तो ये ठीक है, जनरली आप इसको बोलो वेरिएबल है, समझ है। बट आप इसको एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हो, आप लिख सकते हो एस्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग का नेम जैसे मैंने यहाँ S1 दे रखा है, S1 इक्वल टू, आप जैसे ऑब्जेक्ट बनाते हो ना वैसे भी लिख सकते हो, न्यू स्ट्रिंग। ठीक है, और इसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर आप ये डाल दो, लाइक आपने लिखा hello 1, आप डाल दो hello 2। आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो। अब आप बोलोगे दोनों में डिफरेंस क्या है जी, ऐसे भी करो वैसे भी करो, मतलब क्या, देखो आपने अगर ऐसे डिफाइन करा तो ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, बन रखा, मतलब बन रहा है। और मैंने बता रखा है कि लिस्ट हो, डिक्शनरी हो, जो भी चीजें हो, ये सब की सब जो होती है ना, ये रेफरेंस टाइप वैल्यू होल्ड करती है, रेफरेंस के अकॉर्डिंग डाटा स्टोर करती है। तो अगर आपने इसको ऐसे डिफाइन करा तो ये जो डाटा स्टोर होगा, रेफरेंस इसका सिर्फ स्टोर होगा। रेफरेंस मतलब ये कहीं स्टोर्ड है, उसकी सिर्फ मेमोरी लोकेशन। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू होती है आपकी। तो बस यही डिफरेंस था दोनों को डिफाइन करने में, जो कि मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया कि कैसे S1 किसी को रेफरेंस कर रहा है, किसी मेमोरी को, यहाँ डायरेक्ट। और क्या होता है, आपको पता है कि आप स्ट्रिंग के जो कैरेक्टर्स हैं, लाइक HELLO जो है, उसको आप एक्सेस कर सकते हो इंडेक्स के थ्रू भी। ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स, ये 2 इंडेक्स, 3 4 5, जैसा कि मैंने यहाँ लिख रखा है। तो ऐसे भी एक्सेस होती है, सबकी इंडेक्सेस होती है। अब मेथड्स इसमें क्या क्या होते हैं, मोर और लेस पाइथन के जैसा ही है इसमें। इंट लेंथ के लिए आप यूज करते हो, जो आपको लेंथ फाइंड करना हो, आप यूज करते हो कैरेट। ठीक है, ये मेथड है स्ट्रिंग की, कि कैरेक्टर आपको किसी पर्टिकुलर इंडेक्स से फाइंड करना है। आप लिखोगे कैरेट 0, तो देखो 0 के ऊपर क्या है, H है, तो आपको बोल देगा हाँ जी H लिखा है यहाँ पे। ठीक है, फिर कॉनकैटिनेट आप कर सकते हो, स्ट्रिंग कॉनकैटिनेट की मेथड होती है, दो स्ट्रिंग दोगे कॉनकैटिनेट हो जाएंगी चीजें। सब स्ट्रिंग आप ले सकते हो, सब स्ट्रिंग मतलब क्या, हेलो उसके कुछ पार्ट्स, लाइक 2 3 स्ट्रिंग जो होंगे वो। तो फिर आप उसको ले सकते हो। और इसमें आप कैसे करते हो, तो आप इसमें इंडेक्स पास करके करते थे, आपको याद होगा। और स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग, तो वही सारी की सारी चीजें, अपर केस में कन्वर्ट करना है तो 2 अपर केस, लोअर के लिए 2 लोअर, ट्रिम करना है तो ट्रिम का यूज कर लो। ठीक है, रिप्लेस, और इन सब के मैं एग्जांपल लेके भी आपको बताऊंगा, तो जस्ट डोंट वरी। और स्लाइड में भी दे रखा है, देखो ना यहाँ पे, लाइक सब स्ट्रिंग इंडेक्स 0 से 3 दे दो और उसमें p ऐड कर दो। ठीक है, लाइक हेलो था ना यहाँ पे स्ट्रिंग, ये हेलो लिख रखा है इसमें, बोला 0 से 3 तक लो, 0 1 2 3। ठीक है, और उसमें p ऐड कर दो और p यहाँ पे डाल दो, हेलो कुछ ऐसा कर दो इसको। तो वही सारी की सारी चीजें, एज 3 पे आपने p डाल दी इंस्टेड, जो भी है।
एरेज, एरेज का तो आपको पता है कि एरेज ऑब्जेक्ट होती है। एरेज को हम इसमें कैसे डिफाइन करते हैं, बस वही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप लिखते हो टाइप ऑफ एरे, एरे की टाइप क्या होगी। तो सपोज कर लो आपने यहाँ पे इंट लिखा, इंट, उसके बाद आप यहाँ पे ये ब्रेसेस देते हो, बिग ब्रैकेट। उसके बाद एरे का जो नेम होगा, मैंने n1 बोल दिया, इक्वल टू न्यू लिखते हो, न्यू कीवर्ड का यूज करते हो। फिर आप लिखते हो इंट, इसके अंदर साइज देते हो, कितने साइज की हम एरे बनाना चाहते हैं, 1020। आपको याद हो तो मैंने पाइथन में लिस्ट और एरे के कंपैरिजन मतलब मैंने कंपैरिजन करा था, दोनों कंपेयर करा था। मैंने बताया था कि इसमें आप फिक्स्ड वैल्यू दे सकते हो, मतलब साइज। तो इसमें आप जैसे आपको सिर्फ 10 वैल्यू जो स्टोर करने हैं तो आप इसमें 10 डाल सकते हो। तो ऐसे ही डिफाइन करते हैं, टाइप और ये ब्रैकेट और न्यू। इंट हो गया, स्ट्रिंग होता तो स्ट्रिंग देते। ऐसा नहीं है कि ये जो ब्रैकेट है सिर्फ आप टाइप के सामने दे सकते हो, मतलब सिर्फ आप इंट के सामने दे सकते हो। इंस्टेड जो आप उस एरे का नेम दे रहे हो ना, यहाँ भी आप इसको दे सकते थे, कोई बड़ी इशू है नहीं यहाँ पे। तो वही चीजें मैंने यहाँ दे रखी है। इंट टाइप जो होगा, हर एक एलिमेंट जो आप एरे में डालने वाले हो उसका टाइप क्या होगा वो, और ये ब्रैकेट एरे का नेम न्यू, और यहाँ पे उसकी साइज क्या होगी। ठीक है, टोटल उसमें कितने एलिमेंट आप स्टोर करोगे। तो वही सारी की सारी चीजें यहाँ पे, कुछ खास नहीं। और ऐसा नहीं आप ब्रैकेट सिर्फ यहीं दे सकते हो, आप यहाँ भी दे सकते थे। और यहाँ पे वही चीजें डिस्कस करी गई है जो मैंने आपको बताई, इंडेक्स वगैरह को देखे, तो कुछ खास है नहीं। हाँ, आप ऐसे भी इसको डिफाइन कर सकते हो, एक चीज और, करली ब्रेसेस के अंदर डायरेक्ट आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो। इंस्टेड आप ये सारे के सारे तामझाम करो जो भी आपने लिख रखा है, डायरेक्ट आप इसको ऐसे भी असाइन कर सकते हो चीजों को। ठीक है जी। जैसे आपने यहाँ पे न्यू ए लिखा, इंट आपने ऐसा बना लिया, और जब आप असाइन करोगे तो डायरेक्टली आप ऐसे कर देना। एक एक वैल्यू को ऐड करने से अच्छा डायरेक्टली आप ऐसे। तो ये आपका होता है यहीं पे खत्म। और नेक्स्ट लेक्चर क्या है आपका, और मैं इसके कई सारे जो भी मेथड्स हैं उसका यूज करके एरेज के, स्ट्रिंग के मैं एग्जांपल्स भी दे दूंगा, तो बेहतर होगा समझने में। कंट्रोल फ्लो इन जावा कुछ नहीं, वही इफ एल्स का लॉजिक है इसमें। पाइथन में आपने पढ़ा है, मल्टीपल ब्रांचिंग के लिए हम स्विच का यूज कर सकते हैं। एलिफ आप पाइथन में करते थे, यहाँ पे एलिफ यूज नहीं होता है, यहाँ पे एल्स और इफ आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, कंडीशनल लूप्स वगैरह दे रखी हैं। लूप्स कितने टाइप्स की होती हैं इसमें, फॉर लूप होता है, वाइल होता है, डू वाइल होता है, फॉर ईच होता है। और वाइल लूप के सिंटैक्स बिल्कुल पाइथन के तरह है, वाइल उसके अंदर कंडीशन। और उसमें आप क्या करते थे पाइथन में, आप यहाँ पे देते थे ये, और उसके अंदर आप इंडेंटेशन यूज करते थे। बट यहाँ पे बस ये ब्रैकेट आ गया और कोई डिफरेंस नहीं है। डू वाइल में वही आप लिखोगे डू, ठीक है, और जो आपको कराना है वो इस ब्रैकेट्स के अंदर लिख दोगे, और उसके बाद आप कंडीशन चेक करोगे। और वाइल और डू वाइल में एक ही डिफरेंस है कि ये तभी चलेगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी। बट डू वाइल में क्या होता है कि एक बार तो ये चलेगा ही, डू मतलब एक बार काम करो फिर कंडीशन, इसमें पहले डू चलता है फिर वाइल चलता है। तो एक बार तो ये चलेगा, एटलीस्ट कंडीशन ट्रू और फॉल्स हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार ये चलेगा। फिर कंडीशन नेक्स्ट टाइम ट्रू हुई तो आगे भी चलेंगी चीजें। और मैं इसको जरा जूम करके आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये आपका फॉर लूप दे रखा है यहाँ पे। फॉर लूप को कैसे डिफाइन करते हो, बस वैसे ही जैसे आपने पाइथन में करा था वैसे ही करना है। इनिशियलाइजेशन कंडीशन दिया, और लाइक अपडेट आई प्लस प्लस आई माइनस माइनस, या जो भी आप करते थे। और बॉडी भी इसकी बिल्कुल सेम है, डिफरेंस बस एक ही है। इसमें ये जो आपका कर्ली ब्रेसेस दे रखा है वो है। सबसे पहले फॉर लूप में क्या चलता है, तो सबसे पहले जी देखो, वाइल लूप में तो सबसे पहले वाइल लूप एग्जीक्यूट हो रहा था। और लाइक डू वाइल जो है, तो सबसे पहले आपका यहाँ पे डू का ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, फिर कुछ हुआ। फॉर लूप में सबसे पहले क्या चलता है, तो फॉर लूप समझ आ गया, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन चलेगा, फिर कंडीशन, फिर अपडेशन, और सॉरी नहीं नहीं, ये आपका बाद में चलता है। थर्ड आपका है कि अगर कंडीशन वही फॉल्स हो गई, कंडीशन चेक हो रहा है ट्रू या फॉल्स, तो वो चलेगा। पहले ये लाइक ट्रू फॉल्स जो भी हुआ, फिर आपका ये वाला चल जाएगा, इसके अंदर जो भी कोड लिखोगे। और जब ये चल जाएगा तो इसके चलने के बाद आपका जो है फिर ये अपडेशन चलेगा। मतलब आपने कुछ इनिशियलाइज करा, आपने लिखा इंट आई इक्वल टू 0, कंडीशन आपने बोला आई स्मॉलर देन 5, अपडेशन आप आई प्लस प्लस करे, तो पहले क्या चलेगा, पहले ये चलेगा इनिशियलाइजेशन फिर कंडीशन। अब अपडेशन अभी नहीं चलेगा, पहले अंदर वाले कोड को एग्जीक्यूट कर लेगा। ठीक है जी। उसके बाद ये आई प्लस प्लस करेंगे साहब, और फिर ऐसे ही साइकिल लाइक चलती रहती है, चलती रहती है। और इनहेंस फॉर लूप, मेरे कहने का क्या मतलब है, फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप में क्या होता है कि देखो, आपको यहाँ पे कोई एरे एक्सेस करना था, कोई लिस्ट एक्सेस, लिस्ट नहीं, इसमें एरे ही बोलते हैं, एरे की हर वैल्यू एक्सेस करनी थी। तो आपको यहाँ पे इनिशियलाइज करना पड़ेगा कि लिखो इंट आई इक्वल टू 0, कंडीशन क्या होगी, जो भी लेंथ है उसकी एरे की, हाँ, लेस देन लेंथ जो होगा तब तक, और हर बार इसको प्लस प्लस करते रहो। और यहाँ पे जो ये आई आपने डिफाइन करा है, हर बार सपोज कर लो एरे का नेम ARR1 है, तो आप यहाँ लिखोगे ARR1, आई सॉरी ARRI, और हर बार आई इनिशियली 0 था, लूप चलेगा तो अपडेट होगा, 2 होगा, 3 होगा। मतलब हर एक एलिमेंट को आप कुछ ऐसे एक्सेस करते हो, आपको इतना कुछ करना पड़ता है इसमें एक्सेस करने के लिए। बट मैं बात करूं फॉर ईच की, तो फॉर ईच में आपका क्या होता है, कुछ नहीं होता है।
बस जो एरे है ना, एरे की जो वैल्यू है आपको वो यहाँ लिखनी है, और इसकी हर एक वैल्यू वन बाय वन करके इसमें चली जाएगी, और जो भी वैल्यू के टाइप होंगे, लाइक डबल की वैल्यू है तो आप डबल दोगे, इंट है तो यहाँ पे आप इंट दे दोगे, तो उसके अकॉर्डिंग चीजें चलती है, और यहाँ आपको डायरेक्ट वैल्यू मिल जाती है, इंस्टेड आप इतना कुछ डिफाइन करते फॉर लूप की तरह। तो ये बहुत ज्यादा हैक्टिक है, ये बहुत ईजी पड़ता है इसका यूज करना, मैं यूज करके दिखाऊंगा तब और बेहतर आपको समझ में आएंगी चीजें। ठीक है, आइट्रेशन के लिए वही फॉर लूप वगैरह जो भी डिफाइन करा है मैंने समझा ही दिया, लाइक देखो यहाँ फॉर लूप डिफाइन करा गया है कुछ ऐसे, और सबसे पहले इसमें क्या चलता है, ये, फिर 2 नंबर पे ये, 3 पे अंदर की चीजें, फिर 4 पे ये अपडेट होता है। तो ये होता है, हाँ ट्रू फॉल्स की कंडीशन भी है तो वो तो आप समझ ही रहे हो। वाइल लूप का कुछ ये दे रखा है, ठीक है, आइटरेटिंग ओवर एलिमेंट डायरेक्टली, तो उसके लिए आप फॉर ईच लूप का यूज करते हो। जैसे ए कोई एरे है, और जो भी एरे में वैल्यू है, लाइक इंट टाइप का एरे है, तो आपने यहाँ लिखा इंट एक्स या वाई जो भी लिखा, और वन बाय वन करके सारी की सारी वैल्यू आपकी इसमें आ गई, और इसको आपने प्रिंट वगैरह जो करना था आपने कर दिया। तो कुछ ऐसे ही इसमें काम हो रहा होता है, फॉर ईच आपका काम बहुत इजी कर देता है। देखो यहाँ पे आपने सम करना था, फॉर लूप का यूज करते तो वही चीज है, इनिशियलाइज करो, कंडीशन लगाओ, ऑपरेशन लगाओ, और फिर उसके इंडेक्स से वन बाय वन एक्सेस करो। मल्टीपल वे ब्रांचिंग स्विच स्टेटमेंट का यूज बताया गया है। तो ये तो ऑलमोस्ट हो ही गया है अपन लोग। तो यहाँ पे ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स में आप कैसे ऐड प्लस करते हो ये सब पता ही है, तो मैं इन सबको डेप्थ में क्या बताऊँ, आप देख लेना। ठीक है, W3 स्कूल पे जाना, प्रैक्टिस करना चीजों को, और यहाँ पे सारी की सारी जो भी दे रखी है आपका यहाँ पे दे रखा है। तो W3 स्कूल पे आना है, ये सब प्रैक्टिस करना, ट्राइट करना, चीजें खुलेंगी और आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इफ एल्स का मैं बता देता हूँ, जैसा कि आप जनरली यूज करते हो, देखो यहाँ पे इफ एक्स, अगर पाइथन में भी आप ऐसा ही कर रहे थे, बस वहां पे इंडेंटेशन अलग था और ये ब्रैकेट नहीं था, वैसे ही सारी की सारी चीजें इसमें भी चीजें वही हो रही है मोर और लेस। आप दे रहे हो इफ ये कंडीशन ट्रू है तो इसको ये काम कर दो और कुछ नहीं। एल्स देना है तो इफ अगर ये ब्लॉक ये कंडीशन सही हुई तो ये इस ब्लॉक के अंदर जो कोड होगा वो चल जाएगा, और एल्स में ये ब्लॉक ऑफ कोड चल जाएगा। देखो मैं इसको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी की सारी चीजें आपने कर रखे हैं, तो चलो मैं बता ही देता हूँ इसको थोड़ा सा एक को, इफ को, एल्स को। देखो आपने वही क्लास मेन के अंदर डिफाइन कर रखा है, ठीक है, क्लास का नेम मेन है, और ये मेन मेथड अलग है, ठीक है, एंट्री पॉइंट जिसको बोलते हो यहाँ जो आर्गुमेंट है आपका। और फिर यहाँ आपने डिफाइन करा इंट टाइम 20, बोलो टाइम अगर स्मॉलर देन 18 है तो बोलो गुड डे, टाइम अगर नहीं है वैसा तो एल्स में उस टाइम अगर 18 से, देखो 18 से स्मॉलर नहीं है मतलब ये टाइम 18 से बड़ा है, तो गुड इवनिंग गुड नाइट जो भी होगा वो चला देना। आप यहाँ से रन करना तो आपको यहाँ पे आउट, ये यहाँ पे ऐसा कुछ चलेगा, और यहाँ पे आपको आउटपुट बहुत इजीली देखने को मिल जाएगा। तो कुछ ऐसे आप इसको यूज करते हो, ठीक है जी। ऑल राइट, तो फिर अब हम आगे देखते हैं। तो टेस्ट योर सेल्फ में जाके आप देख सकते हो खुद से भी एल्स इफ कैसे काम करता है। तो एल्स समझ आ गया, एलिफ आप लिखते थे पाइथन में ELIF, यहाँ पे डायरेक्ट एल्सिफ लिखोगे, मतलब इफ ये ट्रू है तो ये चल जाओ, ये कोई दूसरी कंडीशन होगी, जैसे यहाँ पे मैंने टाइम बोला 22 है, मैंने बोला टाइम लेस देन 10 है तो ये चलाओ, टाइम लेस देन 18 है तो ये चला दो, ठीक है, चलेगा। तो मतलब यही आपका लेस देन 18 लेस देन 10 जो भी होगा, यहाँ 22 दे रखा है। यहाँ आपका गुड डे गुड इवनिंग गुड नाइट जो भी था दो गया, यहाँ पे आपने क्या दिया, गुड इवनिंग दिया क्योंकि ये आपका 22 है ना, 10 से छोटा है ना 18 से छोटा है। तो कुछ ऐसे आपका काम हो रहा होता है। शॉर्ट हैंड में आप इसको कैसे लिखते हो, लाइक टर्नरी ऑपरेटर आपको याद होगा पाइथन में मैंने बताया था, यहाँ भी वैसे ही होता है। आप वेरिएबल लिखते हो, फिर जो कंडीशन लिखना है आपने, ग्रेटर देन स्मॉलर देन जो भी है, कंडीशन ट्रू हुई तो आप क्या करवाना चाहते हो, फॉल्स हुई तो क्या करवाना चाहते हो, लाइक इफ ट्रू हुआ तो जो करवाना चाहते हो वो यहाँ लिखोगे, एल्स वाला यहाँ देखो आप लिखोगे ये कंडीशन हुआ टाइम इज लेस देन 18, तो यहाँ पे कंडीशन आप लिख दोगे टाइम इज लेस देन 18 है जी। अगर इसमें क्या बोल दो, अगर ये इफ ट्रू हुआ तो इसको प्रिंट करो, तो आप यहाँ पे इसको उठा के एक्सप्रेशन ट्रू जहाँ लिखा है वहां लिख दोगे, मतलब ये क्वेश्चन मार्क जो है ना आपका, उसके बाद, और फिर ये जो आपने ने कॉलम दे रखा है, लाइक ठीक है, उसके बाद जो फॉल्स का आपका ये था वहां लिखोगे इसको, ये जो है इफ में, इसको एल्स में कैसे लिखते हैं देखो। सबसे पहले मैंने क्या बोला था, वेरिएबल लिखना है जिसमें चीजें स्टोर होंगी, तो आपने क्या लिखा, स्ट्रिंग टाइप की लिखी है आपने, स्ट्रिंग इंट आपकी मर्जी। देखो यहाँ पे गुड डे या फिर गुड इवनिंग, इन्हीं दोनों में से कोई एक आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो जब इन्हीं दोनों में से कोई एक आएगा तो स्ट्रिंग होगा, डेट्स व्हाई आपने यहाँ लिखा स्ट्रिंग, और वेरिएबल का नेम रिजल्ट, और जो भी आपका टाइम था, लाइक मैंने क्या बोला था, कंडीशन एक्सप्रेशन ट्रू होगी तो क्या करोगे, फॉल्स होगी तो क्या करोगे। तो यहाँ क्या मैंने बोला टाइम लेस देन 18 है, कंडीशन लेस देन 18 है तो गुड डे प्रिंट करना, तो मैंने क्वेश्चन मार्क के बाद गुड डे लिखा, और अगर कंडीशन फॉल्स हुई एल्स वाली तो गुड इवनिंग प्रिंट करना, बस यही है जो भी है मैंने बताया। स्विच केस में क्या होता है, स्विच केस कुछ ऐसा दे रखा है आपका,
सबसे पहले आप लिखते हो इंट डे या फिर जो भी वेरिएबल है वो आप उसको स्विच में पास करते हो। स्विच का तब आप यूज करते हो जब आपको मल्टीपल कंडीशन चेक करने होते हैं, ठीक है, क्योंकि एफ एल से भी चल सकता है इफ एल से, बट कितना आप डिफाइन करते रहोगे। तो अगर केस 1 हुआ, केस 2 हुआ, केस 3 हुआ, केस 4 हुआ, आपने यहाँ पे क्या दिया है डे, तो ये चेक करेगा डे की वैल्यू 1 है तो ये चलाओ, 2 है तो ये चलाओ, 3 है तो ये। और ये ब्रेक क्या करता है, ब्रेक आपका रोक देता है। देखो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे 4 है, 4 है तो ये नहीं चलेगा, 2 नहीं चलेगा, 3 नहीं, 4 तो चलेगा ना। तो अगर आप ब्रेक नहीं लगाओगे तो बाकी सबको भी ये चला देगा, 5 6 सबको चला देगा। ब्रेक क्या बोलता है, ब्रेक बोलता है भाई कोड को रोक देना, एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देना अगर ये केस चल जाए तो ब्रेक कीवर्ड का यही काम है और ये इसके सिंटैक्सेस रहे। ठीक है जी। ब्रेक कीवर्ड के बारे में दे रखा है कि जावा जैसे ही ब्रेक कीवर्ड पे पहुंचता है ब्रेक आउट कर देता है सारे के सारे स्विच ब्लॉक को। अगर आप ब्रेक नहीं दोगे तो फिर वो चलता जाएगा। और एट लास्ट इसमें आप एक डिफॉल्ट भी दे सकते हो, लाइक कोई भी केस नहीं चला तो डिफॉल्ट में जो आप करना चाहो, कुछ प्रिंट करना है, कुछ ऐड करना है, मर्जी आपकी है, जो भी आपको करनी होगी। वाइल लूप का क्या केस है, तो वाइल लूप कुछ ऐसे, कंडीशन अगर ट्रू है तो इसके अंदर जो करना है फिर आप इंक्रीमेंट कर दो, बिल्कुल पाइथन के जैसा है। तो इसको मैं क्या ही बताऊं, लाइक डू वाइल में आपका क्या होता है कि डू और ये जो करली ब्रेसेस है उसके अंदर जो कोड लिखोगे ये चलेगा, फिर कंडीशन चेक होगा। देखो एटलीस्ट ये एक बार चलेगा, ठीक है, भले आपका कंडीशन यहाँ आई लेस देन 5 ना हो, आई यहाँ पे सपोज करो आप 20 दे देते, बट फिर भी ये एक बार तो चलता ही चलता। मैं ये जरा दिखा देता हूँ आपको, वाइल लूप में ऐसा कुछ नहीं होता। आप टेस्ट योर सेल्फ में जाके भी खोल के ऐसे देख सकते हो। देखो आई यहाँ पे 5 है, वही चीजें क्लास के अंदर डिफाइन है, मैं यहाँ इसको बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डू इसने बोला क्या कि आई को प्रिंट करो, आई प्लस प्लस करो, वाइल जब तक कंडीशन लेस देन 5 है तब तक, ऐसा ही बोला गया है ना, बिल्कुल ऐसा बोला गया है। बट अगर मैं आई को 20 50 बोल दो, फिर ये तो 5 से छोटा है नहीं, फिर क्या, कुछ नहीं, एक बार तो ये कोड चलेगा क्योंकि डू एक बार चलता है, एटलीस्ट एक बार। तो यहाँ आपका मोस्ट प्रोबेबली आई प्रिंट कर देगा। आई आपका क्या है, आई आपका 50 है तो देखो यहाँ 50 प्रिंट हो गया। तो डू बस एक बार चलेगा कुछ भी हो जाए। तो वही सारी की सारी चीजें थी। और फॉर और फॉर ईच वगैरह ये नेक्स्ट टर्म में देखते हैं कैसे क्या एक्सप्लेन करना है। तो फिर आज के लिए जो भी चीजें थी वो मैंने बताई दी हैं, और नेक्स्ट जो है आपका ये क्लासेस वगैरह होने वाला है तो इसको हम कल देख लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये भी दे ही